Assalamu alaikum, dear students. I am Sardar Nasir Mahmood, Islamabad College for Boys, G63, Islamabad. आज का हिस्ट्री का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 5 है और ये सेकंड वीक के लिए है। चैप्टर 1 ही अभी हमारा चल रहा है और ये लेक्चर नंबर 5 है। बिफोर स्टार्टिंग द न्यू टॉपिक, I am going to review and recall the previous lesson, effects of the feudalism and feudal hierarchy. लास्ट लेसन में हमने ये पढ़ा था कि फ्यूडलिज्म का मतलब क्या है। फ्यूडलिज्म एक पॉलिटिकल सिस्टम था जिसमें फ्यूडल लॉर्ड थे, रूलर था या किंग था, और उससे नीचे सर्फ्स होते थे जो लैंड में काम करते थे, और फिर जो फ्यूडल लॉर्ड थे वो उनको सर्फ्स अपनी प्रोडक्शन जो है वो दे देते थे, कुछ हिस्सा उनको मिल जाता था। और फ्यूडल लॉर्ड्स या नोबल पर्सन जिनको किंग ने ग्रांट की होती थी लैंड, वो उस लैंड के बदले में किंग को मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे और उसको कुछ रेवेन्यू अपने हिस्से का देते थे। ये सिस्टम जो था ये रोमन एम्पायर के कोलैप्स के बाद यूरोप में स्टार्ट हुआ और फिर जो है वो बाकी दुनिया में भी फैल गया। हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी फ्यूडलिज्म एक दौर में इंट्रोड्यूस हो गया था। फ्यूडल हायरार्की मींस द सिस्टम ऑफ पोजीशन इन दैट सिस्टम, द पोजीशन एंड रैंकिंग इन दैट सिस्टम, कि सबसे ऊपर किंग है, उससे नीचे नोबल पर्सन है, फ्यूडल लॉर्ड, ड्यूक और नाइट, और सबसे नीचे पेजेंट और सर्व्स हैं। ये फ्यूडल हायरार्की थी। Our today's topic is again on feudalism. ये लास्ट टॉपिक है फ्यूडलिज्म के हवाले से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूडलिज्म एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूडलिज्म। दुनिया का कोई भी सिस्टम है, चाहे वो कितना भी हार्श हो, लेकिन वो किसी न किसी ह्यूमन नीड्स के तहत वजूद में आता है, और जब उसकी ज़रूरत नहीं रहती तो वो ख़त्म हो जाता है। फ्यूडलिज्म भी उस वक्त के यूरोप के जो हालात थे उनके मुताबिक वजूद में आया और फिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया। वहाँ से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आई तो कैपिटलिज्म का दौर शुरू हो गया, सरमायादारी निज़ाम आ गया और फ्यूडलिज्म मतरूक हो गया। पेज 16 और 17 आपकी बुक के पेज हैं, इनको ज़रा केयरफुली थारोली रीड आप करना है। दिस इज पेज 16, distribution of responsibilities in feudal system. Top पर these one, kings and queens. Kings and queens were the greatest lord of Europe, and all nobles and knights were their vassals. किसी भी, मैंने आपको पहले बताया था कि यूरोप जो था उस वक्त, अब तो यूरोप में 40-50 कंट्रीज हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ रोमन एम्पायर का एरिया जो था उसमें मोर देन 300 स्टेट्स थी, तो पूरे यूरोप में इससे भी ज़्यादा होंगे।
तो हर एक स्टेट का किंग, रूलर या क्वीन होते थे, वो सबसे बड़े लॉर्ड होते थे, क्योंकि वो ये समझते थे कि इस स्टेट की सारी लैंड जो है ये हमारी है, उन्हीं के कब्जे में थी। अब वो लैंड जो है वो आगे ग्रांट करते थे। नाइट्स एंड नोबल्स जो थे उनके वेसल्स थे। वेसल का मीनिंग मैंने आगे लिखा है, ये देख लें। A holder of land by feudal tenure on condition of homage and allegiance। वेसल वो लैंड लॉर्ड होता था जिसको किंग की तरफ से लैंड ग्रांट की जाती थी, लेकिन वो बिल्कुल ही गिफ्ट नहीं होता था, बल्कि उसके बदले में उसको कुछ देना पड़ता था, मिलिट्री सर्विस और अपने हिस्से का रेवेन्यू देना पड़ता था गवर्नमेंट को या किंग को। सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और टॉप पर और चीफ लॉर्ड वो किंग और क्वीन हो गए फ्यूडल सिस्टम में। देन कम नोबल्स। Nobles were vassals of kings and queens. Many were also lord of lower ranking nobles and kings. नोबल, जैसे मैंने आपको बताया, उनको मुख्तलिफ किस्म के टाइटल दिए जाते थे। ये अर्ल है, ये ड्यूक है। और नाइट्स जो होते थे स्पेशल सोल्जर, वो भी नोबल्स में काउंट किए जाते थे। तो ये सेकंड स्टेज आ गई रिस्पॉन्सिबिलिटी की। नोबल हैड लैंड्स granted by the king or queens। नाइट्स थर्ड, ये जो सिस्टम है, हायरार्की है, इसमें थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी नाइट्स की होती। नाइट्स सर्व देयर नोबल लॉर्ड इन एक्सचेंज फॉर लैंड। नाइट्स स्पेशल सोल्जर थे। ये आप उनके कॉस्ट्यूम या यूनिफॉर्म देख रहे हैं, तो ये मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। नाइट एक दिन में नहीं बन जाता था, बल्कि नाइट बनने के लिए 15-20 साल की ट्रेनिंग, सर्विस और अपनी फील्ड में उसका एक्सपर्ट होना बहुत जरूरी समझा जाता था। तो नाइट वाज अ स्पेशल, वेरी स्पेशल पर्सन इन फ्यूडल सिस्टम। नाइट्स को जो लैंड दी जाती थी, उसके बदले में वो मिलिट्री सर्विस देते थे। लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी पेजेंट की थी। ये इनका काम था लैंड को कल्टीवेट करना, जमीन में काश्तकारी करना। इनमें से कुछ फ्री पेजेंट होते थे जिनकी अपनी लैंड हो गई छोटी मोटी, और कुछ टेनेंट्स होते थे जो कि रेंटेड लैंड जो नोबल्स या नाइट्स की होती थी उसके ऊपर काम करते थे। Many peasants worked as tenants on land which were owned by the nobles or knights। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख लें। किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि उसने लैंड नोबल्स को देनी और अपनी स्टेट के लोगों को बाहर के इन्वेडेड से या हमलों से बचाना। सिक्योरिटी, स्टेट की सिक्योरिटी उसकी जिम्मेदारी हो। नोबल्स जो थे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो टैक्स जमा करें और मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करें। नाइट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी वन लाइनर ये है कि मिलिट्री सर्विस उन्हें प्रोवाइड करनी है। पेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लैंड को कल्टीवेट करना और वो लैंड का शेयर जो था वो नोबल्स को या अपने लैंड लॉर्ड को देना था। टेनेंट्स वो पर्सन होता है जिसके पास लैंड होती है, लेकिन वो रेंटेड लैंड होती है, वो लैंड लॉर्ड की लैंड होती है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्यूडलिज्म इन यूरोप? क्योंकि हम यूरोपियन सिस्टम को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो उसी वाले से हम देखेंगे
کہ یورپ میں فیوڈلزم جب آیا تو اس کے کیا اس نے ڈیلیور کیا اور اس سے کیا خرابیاں پیدا ہوئی. As you know that feudalism worked as a system of hierarchy, therefore it was a help to Western European in the following ways. Feudalism نے کچھ نہ کچھ ورک کیا, کچھ نہ کچھ آؤٹ پٹ دی. فرسٹ ون لیفٹ سائڈ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. Feudalism protected the Western European society from violence and warfare that broke out after the fall of Rome and also kept out powerful invaders. جب فیوڈلزم سٹارٹ ہوا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اس سے معاشرے میں وائلنس میں کمی آئی, جنگ میں کمی آئی, کیونکہ فیوڈلزم میں ایک سسٹم آف رسپانسبلٹیز بن گیا. لوگوں کا انٹرسٹ جو تھا وہ لینڈ میں ڈیولپ ہو گیا, ادھر ان کا انٹرسٹ لگ گیا, وہ اپنے کاموں میں لگ پڑے. وائلنس بالکل ختم نہیں ہوا یا وار فیئر بالکل ختم نہیں ہوئی, لیکن اس میں کمی آ گئی. خاص کر کے انٹرنل جو وائلنس اور کیوٹک سچویشن ہوتی ہے اس میں ضرور کمی آئی. سیکنڈ ون, فیوڈلزم ہیلپڈ ان ریسٹورنگ دا ٹریڈ. Bridges and roads were repaired. The knights enforced the law and order and made it safe to travel on road. لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا ملک کے اندر, کسی بھی ریاست کے اندر. اس سے جو انفراسٹرکچر تھا, روڈ, بریجز, وہ ریپیئر ہوئے. اور نائٹس جو تھے جو ملٹری سروس پرووائڈ کرتے تھے, انہوں نے لا اینڈ آرڈر جب انفورس کیا تو روڈ جو تھے وہ سیو ہو گئے, لوگوں نے ٹریول کرنا شروع کر دیا, ٹریڈ کرنا شروع کر دیا. تھرڈ ون, feudalism did not allow one person or organization to become too powerful. The power was shared among many people and groups. This was the first step to European idea of a limited government, constitution and civil rights. جو فیوڈلزم تھا اس نے جو پاور تھی اس کو ایک سینٹر میں جمع نہیں ہونے دیا. اگرچہ کنگ ہوتا تھا وہ آل پاورفل تھا, ایبسلوٹ پاور اس کے پاس تھی, لیکن لینڈ لارڈ بھی کافی انفلوئنشل تھے. اور لینڈ لارڈ جو ہے وہ اور کنگ نائٹس کے بغیر جو ہے وہ آؤٹ پٹ نہیں دے سکتے تھے, کیونکہ ملک میں کی پروٹیکشن نائٹس نے کرنی ہے. اور نائٹس نوبل اور کنگ جو ہے اس وقت تک اپنی پرفارمنس نہیں دے سکتے تھے جب تک ان کو سب سے لو جو کلاس تھی, سرفس اور پیزنٹ, وہ ارن کر کے نہیں دیتے. تو اس طرح ایک چیک اینڈ بیلنس کا اور شیئرنگ آف رسپانسبلٹیز کا سسٹم جو ہے وہ فیوڈلزم بنا تھا. اور اسی سے ایز پر دی اوپینین آف دی رائٹر کہ یورپ میں لمیٹڈ گورنمنٹ سے مراد جو ہے ایک ایبسلوٹ گورنمنٹ جس کے پاس ساری پاور ہوتی ہے, لمیٹڈ گورنمنٹ جو کنسٹیٹیوشن کے تحت چلتی ہے, اور جو سول لوگوں کے رائٹس تھے اس کی ابتدا فیوڈلزم سے ہوئی. فورتھ ون, feudalism benefited lords, vassal or serf and peasant. لارڈ کو لینڈ ملتی تھی, ویسلز کو لینڈ ملتی تھی, سرف کو کام کرنے کے عوض جو ہے ان کا اپنا شیئر ملتا تھا, پیزنٹ کو. تو اس سسٹم میں سارے لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ارن کر رہے تھے. اگرچہ سرفس اور پیزنٹ بہت کم ارن کر رہے تھے, اور بعد میں فیوڈلزم کے خلاف بڑی موومنٹ بھی چلی. یہی فیوڈلزم بعد میں کیپٹلزم میں کنورٹ ہوا. The vessel provided a fighting force and in return for the military service,
They received land. Peasants were protected by their lords. The lords also built grain mills, ब्लैक स्मिथ शॉप, लोहार की दुकानें जो होती है, ग्रेन मिल जो मिल है जिसमें ग्रेन जो है वो प्रोसेस किया जाता है, एंड वुड वर्किंग शॉप टू मेक टूल्स. इस तरह से एक इकोनॉमी का सिस्टम जो है वो चल पड़ा. लैंड लॉर्ड को जब वो पैसे कमाते थे या उनको शेयर मिलता था सर्फ की तरफ से, जो लैंड उन्होंने रेंट की होती थी, तो उससे वो कुछ मिल्स लगा लेते थे, कुछ टेक्निकल शॉप्स खोल लेते थे, और इस तरह जो है वो एक इकोनॉमी का व्हील जो है वो चलने लग पड़ा था. बट ऑन द अदर साइड, ऑन द फ्लिप साइड, feudalism did not always work well in real life because feudalism did not always work well in real life because feudalism provided some unity and security in local areas, but it could not unite larger regions or countries of Europe. इसने यूनिटी और सिक्योरिटी तो पैदा की लोकल एरिया में, लेकिन इसका इम्पैक्ट जो था वो लार्जर एरियाज के ऊपर नहीं था. बहुत सारी स्टेट्स थी जो आपस में हर वक्त वॉर में रहती थी, एक्सटर्नल थ्रेट मौजूद रहते थे. फ्यूडलिज्म ने किसी स्ट्रॉन्ग रोमन एम्पायर की तरह किसी स्ट्रॉन्ग रियासत को के बनने में रुकावट डाली. सेकंड वन, in the absence of a strong central government, it was easy to use force and violence to subjugate the poor people. जब सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगी कोई एक किसी भी रियासत की, तो जो दूसरी रियासत अगर कोई स्ट्रॉन्ग है तो वो उसके ऊपर कब्जा कर लेगी. माइट इज राइट वाला जो है वो प्रिंसिपल लागू हो जाएगा और माशरे में वायलेंस फैल जाएगा और लोगों को डोमिनेशन या कंट्रोल में आसानी से लाया जा सकता. ये ड्रॉबैक्स थे फ्यूडलिज्म के. फ्यूडलिज्म डिड नॉट ट्रीट पीपल इक्वली और लेट देम मूव अप इन देयर ओन सोसाइटी. A person born a serf or lord was supposed to remain a serf or lord forever. फ्यूडलिज्म एक ऐसा सिस्टम था जिसमें एक किसान का बेटा किसान ही रहता था और लॉर्ड का बेटा जो है वो लॉर्ड ही रहता था. ये इस चीज को जज नहीं करता था कि किसी इंसान में कितनी क्वालिटीज है. हम देखते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर बाद में जब वेस्ट में अमेरिका में डेमोक्रेसी आई, बड़े बड़े लीडर बिल्कुल एक हम्बल बैक रोड से ताल्लुक रखते थे. अब्राहम लिंकन की एग्जांपल हमारे सामने, जोसेफ स्टॉलिन जो उसकी एग्जांपल हमारे सामने. फ्यूडलिज्म लोगों को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देता था कि वो अपनी एबिलिटी के मुताबिक दुनिया में कोई मकाम, माशरे में कोई मकाम हासिल कर सके. वहां सर्फ का बेटा सर्फ ही रहता था, वो लॉर्ड का बेटा जो है वो बेशक जितना भी इनकेपेबल हो उसने लॉर्ड ही रहना था. ओल्ड ग्रीक में ग्रेट ग्रीक फिलोसफर प्लेटो, उसने जो फिलॉसफी पेश की थी एक आइडियल स्टेट या आइडियल सोसाइटी की, उसमें उसने एक बड़ा खूबसूरत आइडिया दिया था कि उसकी
آئیڈیل اسٹیٹ میں ایون اے مین آف آئرن کین بی اے مین آف گولڈ. اپنی صلاحیتوں کی بنیاد کے اوپر، کیپیبلٹیز کی بنیاد کے اوپر ایک لو فیملی کا پرسن بھی کوئی بڑا مقام حاصل کر سکتا ہے. تو ہم نے دیکھا اسٹوڈنٹس کہ فیوڈلزم کی سگنیفیکینس میں، انڈر دی ٹائٹل آف دی سگنیفیکینس آف فیوڈلزم، کہ دیر ور سم میرٹس آف فیوڈلزم. اس نے وائلنس، انٹرنل وائلنس کو کنٹرول کیا، ٹریڈ کو ریسٹور کیا، لا اینڈ آرڈر کو ریسٹور کیا، کسی ایک شخص یا آرگنائزیشن کو سینٹر آف پاور بننے سے روکا. پھر اس میں ہر سسٹم کا جو بھی حصہ ہوتا تھا، کوئی بھی شخص یا آرگنائزیشن، وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ارن کر رہا تھا. ان ساری باتوں کے باوجود اس کی لمیٹیشنز تھی اور کچھ اس کے ڈرا بیکس یا ڈی میرٹس تھے. کہ ایک تو وہ لارجر ایریا میں وائلنس یا سیکیورٹی کے مسائل حل نہیں کر سکتا. دوسرا، کوئی سینٹرل سٹرونگ گورنمنٹ نہیں بن سکتی. وائلنس کے ذریعے پیپل کو ڈومینیشن میں آسانی سے لایا جا سکتا تھا. اور لاسٹ اس کی تھی کہ یہ سسٹم میرٹ کے اوپر بیس نہیں کرتا تھا بلکہ وراثت کے اوپر بیس کرتا. ورڈز میننگ: بریک آؤٹ، اسٹارٹ سڈنلی، ایک دم کسی چیز کا اسٹارٹ ہو جانا. جیسے کرونا ہیز بروکن آؤٹ ان چائنا. یعنی کوئی چیز ایک اچانک سے سامنے آ جائے تو ہم اس کو بریک آؤٹ کرتے ہیں. انویڈرز، اٹیکر، اٹیک کرنے والے، حملہ کرنے والے. فلپ سائڈ، آن دی ادر ہینڈ، ادر سائڈ، دوسری طرف. آپ ایک پیج آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو جب الٹاتے ہیں تو وہ اس کی فلپ سائڈ بن جاتی ہے، دوسری سائڈ. سبجوگیٹ کا مطلب ہوتا ہے برنگ انڈر ڈومینیشن اور کنٹرول، کسی کو اپنے کنٹرول میں لے لینا. اوکے اسٹوڈنٹ، آج کے لیسن کے مین پوائنٹ جو ہے وہ ڈسٹریبیوشن آف رسپانسبلٹیز ان فیوڈلزم، جس طرح میں ذکر کر چکا ہوں کہ کنگز، نوبل، نائٹس، پیزنٹس، ان کو دوبارہ جو ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پچھلے لیسن میں بھی آپ نے یہی ہائرارکی پڑھی تھی. یہ فیوڈلزم کا سپریڈ پہلے تو رومن امپائر کے اندر جو ایریا تھا اس میں ہوا، پھر یورپ میں پھیل گیا، پھر جو ہے وہ باقی ورلڈ میں بھی اس کا اثر ہوا. ہمارے سب کنٹیننٹ میں فیوڈلزم جو تھا وہ برٹش کے آنے سے پہلے بھی موجود تھا. برٹش نے اس کو کنٹینیو کیا. اکبر دی گریٹ، ہو واز دی تھرڈ رولر آف دا مغل امپائر، اس کا جو منصب داری نظام تھا وہ بھی فیوڈلزم کے اوپر بیس کرتا تھا کہ منصب دار مختلف ٹائٹل ہوتے تھے، یک ہزاری، 2000، 3000، 7000 بڑا جو ہے وہ منصب ہوتا تھا. اور اس منصب کے مطابق اس کو لینڈ دی جاتی تھی اور اسی منصب کے مطابق اس سے ملٹری سروس بھی پرووائڈ کرنے کا کہا جاتا تھا. تو شاید کل یا پرسوں والے ٹاپک میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ فیوڈلزم تقریباً یورپ میں وائپ آؤٹ ہو گیا، ختم ہو گیا. لیکن سب کنٹیننٹ میں، خاص کر کے پاکستان میں، فیوڈلزم کافی سارے ایریاز میں اب بھی باقی ہے. فیوڈل لارڈز موجود ہیں جن کے پاس ہزاروں ایکڑ لینڈ ہے اور آگے ان کے ٹیننٹس جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. ریفارمز، 3 مین ریفارمز ہو چکی ہیں پاکستان میں، لیکن وہ بھی اتنی کامیاب نہیں رہی. فیوڈلزم کی جہاں پر میرٹس ہیں وہاں پر ڈی میرٹس بھی ہیں جن کو ہم جو ہے وہ ڈسکس کر چکے ہیں.
ओके स्टूडेंट्स, एक्टिविटीज़ जो आपने इस लेसन के बारे से करनी है वो पेज 16 और 17 की रीडिंग करनी है। ये 16 पेज है और ये 17 पेज है, इनकी रीडिंग आपने करनी है। फिर 2 क्वेश्चन है इस हवाले से, आज के टॉपिक के हवाले से। तो वो ये आप देख लें कि ये स्लाइड बनाते हुए मैंने कुछ गलती कर दी, तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये लेक्चर नंबर 5 है और इसका टाइटल जो है ये वाला हम यहाँ से कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। स्लाइड बनाते हुए थोड़ी सी ओवरलुक हो गया और इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब लेसन नंबर 5 हमारा आ गया, लेक्चर नंबर 5, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन फ्यूडलिज्म एंड सिग्निफिकेंट ऑफ फ्यूडलिज्म। तो ये दूसरा इसका टॉस ये था रीडिंग के अलावा कि शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फ्यूडलिज्म के हवाले से है, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 ये लिमिटेशंस ऑफ फ्यूडलिज्म के हवाले से। लिमिटेशंस वही हैं ये वाली, ये जहाँ ऑन द फ्लिप साइड फ्यूडलिज्म डिड नॉट ऑलवेज वर्क इन रियल लाइफ बिकॉज, ये इसकी लिमिटेशंस हैं, 3 पॉइंट में दी हुई है। तो ये ना हो कि आप कहें कि लिमिटेशन का वर्ड यूज़ नहीं हुआ तो पूरी बुक में छानते रहें कि कहाँ पर इसका आंसर है। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तो ये स्टूडेंट्स आपने करना है। आईसीबी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक करें, और यहाँ पर अपनी वीडियोस सिर्फ मेरे सब्जेक्ट की नहीं, सारे सब्जेक्ट की, एक वीक की जितनी वीडियोस हैं सबको देखें केयरफुली, बार बार वॉच करें और उसके पॉइंट नोट करें। जो चीज़ समझ ना आए बार बार वीडियो देखने से उसको समझने की कोशिश करें। हमारा ऑनलाइन टीचिंग और लर्निंग सिस्टम ये है कि आपने अपने सिलेबस को सामने रखना है, फर्स्ट टर्म के सिलेबस को, और यूट्यूब चैनल पर जाकर हमारे लेक्चर जो है, जो आईसीबी के प्रोफेसर ने बड़े हार्ड वर्क के बाद आपके लिए तैयार किए हैं, और आईसीबी का ये जो चैनल को लॉन्च किया है और लर्निंग सिस्टम बनाया है, ये बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग काम है, और वी आर द पायनियर। आप इसको अपनी वीडियोस को, रेलिवेंट वीडियोस को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। फेसबुक पर हमारे साथ कनेक्ट रहें, फेसबुक पेज पर, और आईसीबी का जो पेज है उसका लिंक भी यहाँ दिया हुआ है, और मेरा अपना पर्सनल फेसबुक का पेज है, वहाँ पर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, और कमेंट्स में अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो आप अगर वो वहाँ क्यूरीज देंगे तो मैं ज़रूर उसका रिस्पॉन्स करूँगा। नाइस लिखने के बजाय आप वहाँ अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे, जो चीज़ आपको समझ नहीं आई होगी, तो मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी। अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज़।